Good evening. Okay, Lekram is there, na? Hello, good evening. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Okay. Uh, Hello, ma'am. हाँ जी लेकराम. Good evening. Yes, ma'am. Hello, Saida. Good evening. Yes, ma'am. Good evening. I think we shall wait for 2 minutes more. Then we'll continue the class. Ayusha, how are you and how is preparation going on? गुड इवनिंग मैम आई एम गुड प्रिपरेशन भी चल रही है Okay. मतलब चल रही है तो स्पीड में चल रही है या धीरे धीरे चल रही है? मैम कभी स्पीड में चलती है कभी धीरे हो जाती है ओके कोई डाउट्स क्वेरीज कुछ हो तो डोंट रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग मतलब शेयर करो पूछो आस्क क्वेश्चंस तभी आंसर्स निकलेंगे है ना हाँ मैम श्योर डाउट्स तो ऐसे सच नहीं है बट वही है कि बस मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ बस वो है ओके ओके जितना ज़्यादा बार हो सके बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज द सिलेबस अब नया पढ़ने के चक्कर में मत रहो जो पढ़ चुके हो या जो पीवाईक्यूज हैं वो ही करो है ना क्योंकि नया सीखने के चक्कर में हो सकता है जो याद किया हुआ है वो भी भूल जाए ओके मैम मैं फिर ये फॉलो करूँगी Is my screen visible? यस मैम Okay. So let's start with first question of unit 12 PYQ and that is about bioremediation. So can anyone tell me what is bioremediation? मैम एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम रिमूव करते हैं Okay. दैट So इज कॉल्ड बायोरेमिडिएशन वेरी गुड सो बायोरेमिडिएशन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो बायोरेमिडिएशन इज ऑफ सॉइल इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट यूटिलाइजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साथ में प्लांट्स भी हो सकते हैं साथ में फंजाई भी हो सकती है सो एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए डिग्रेड करने के लिए कंटेमिनेंट्स को जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं और इस क्वेश्चन में जो बायोरेमिडिएशन की बात हो रही है वो स्पेसिफिकली किसके थ्रू हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डायग्राम बना हुआ है बायोरेमिडिएशन का यहाँ पे बैक्टीरियल बायोरेमिडिएशन दिया है माइक्रो रेमिडिएशन दिया है देन फाइको रेमिडिएशन दिया है ओके अभी जो क्वेश्चन में बात हो रही है वो पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अगर बायोरेमिडिएशन करवाते हैं तो ऑप्शन 1 है द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कार्बन अरे भाई ऑर्गेनिक है तो कार्बन का सोर्स तो होंगे तो ये तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन देखें द बैक्टीरिया डू नॉट गेट एनर्जी बाय डिग्रेडिंग कंटामिनेंट्स अच्छा एक बात ये हमेशा याद रखो अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो कभी भी फ्री में नहीं कर रहा होता
अगर बैक्टीरिया डिग्रेड कर रहा है कंटेमिनेंट्स को, तो वो फ्री में नहीं कर रहा होगा, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो बेनिफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट रीड करते हैं। बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस स्पीशीज दैट कैन कॉज मेटल टू प्रेसिपिटेट। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस डायग्राम में बैक्टीरियल रेमिडिएशन में, तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो यही है कि जो मेटल का सरफेस होगा ना, वो कैसा हो जाएगा बैक्टीरियल रेमिडिएशन में, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन फोर्थ पॉइंट, बैक्टीरिया एक्ट ऑन कंटैमिनेंट्स बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वाली बात भी सही है कि भाई एनारोबिक कोई बैक्टीरिया काम करने वाला होगा तो वो एरोबिक तरीके से करेगा, एनारोबिक करने वाला होगा तो एनारोबिक तरीके से करेगा। तो हमारा जो ऑप्शन जो हमें गड़बड़ लग रहा था वो यही था, सेकंड वाला, द बैक्टीरिया डू नॉट गेट एनर्जी बाय डिग्रेडिंग कंटैमिनेंट्स एंड दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यही एक गलत बात इन चारों सेंटेंस में से लगी है, अदरवाइज तीनों सेंटेंसेस आर करेक्ट। समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ वीट। जो वीट का इवोल्यूशन है ना, वो काफी पुराना से डेट बैक किया जाता है, अराउंड 2.8 मिलियन ईयर्स अगो से पहले। लेकिन वीट अपनी फॉर्म में नहीं था। जो ट्राइटिकम एस्टिवम आज हम देखते हैं, जो हेक्साप्लॉइड है, वो ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। तो 2.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ इसके एंसेस्टर्स थे जहां पर क्रॉसेस हुए, है ना। उन क्रॉस का रिजल्ट में आज वाला जो हमारा वीट है ट्राइटिकम एस्टिवम वो बना। तो हम यहाँ नाम अगर पढ़ें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में 4 नाम दिए गए हैं। एक है ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम कॉम्पैक्टम, ट्राइटिकम वुल्गेरी, ट्राइटिकम बोयोटिकम। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास है एंसेस्टर्स के नेम जो इसमें दिए गए हैं, वो है एजिलोप्स तुषाची, ट्राइटिकम मोनोकोकम, ये कॉमन है हमारा आंसर्स के साथ। एक है ट्राइटिकम उराटू, फिर है एजिलोप्स स्पेल्टोइडीज, फिर यहाँ ट्राइटिकम टर्जिडम। तो सिर्फ जो कॉमन नेम एंसेस्टर का हमारे ऑप्शन के साथ निकल के आ रहा है वो है ट्राइटिकम मोनोकोकम। सो आवर आंसर विल बी ट्राइटिकम मोनोकोकम। ओके, नेक्स्ट आते हैं, फॉर द एक्वाकल्चर फार्मिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड। अब एक्वाकल्चर मतलब पानी में कल्चर कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इंडिया की मेजर कार्प्स, मतलब बड़ी बड़ी या जो मछलियां हैं जो लोकली इंडिया की हैं उनका कल्चर कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी टेक्निक यूज नहीं होती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर मेंशन है, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला आया हमारा इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का मतलब होता है कि यूज टू स्टिमुलेट स्पॉनिंग इन फिश, मतलब हम कुछ भी ऐसा बाहर से हार्मोन या केमिकल डलवाएंगे अंदर ताकि उनमें क्या हो जाए, स्पॉनिंग हो जाए, यानी वो एग ले करने लग जाए फिशेस। स्पॉनिंग को इंड्यूस कराते हैं तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। सेकेंड होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इंड्यूस ब्रीडिंग कराते हैं क्योंकि हम कल्चर कर रहे हैं तो हमको जल्दी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, तो इंड्यूस ब्रीडिंग मेजर कार्प्स में कराई जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी हम कोई भी फिश नहीं ले लेंगे, हमें ऐसी फिश चाहिए जो कि डिसीज फ्री हो, है ना, जो कि इसका लाइफ अच्छा हो, हेल्दी रहे, और जिसमें कि मसल्स मतलब जो खाने वाला मटेरियल हमें निकालना पड़े वो मसल मास जो है वो ज़्यादा हो। तो उसके लिए हम ऐसी फिश ब्रीड्स का क्रॉस कराएंगे, सिलेक्ट करके फिश ब्रीड्स का क्रॉस कराएंगे ताकि हमें इम्प्रूव्ड डिजायर्ड ट्रेड्स मिले। तो हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करवाते हैं। ये बात भी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है हमें क्या मिलेगा, इम्प्रूव्ड डिजायर्ड ट्रेड, जो हमें चाहिए वो ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, फिर थर्ड वाली वो क्या पे आते हैं, तो आता है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है, तो लिखा हुआ है, इनब्रीडिंग इज नॉट अ रिकमेंडेड टेक्निक फॉर एक्वाकल्चर फार्मिंग ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स एज इट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपको सेल्फ ब्रीड करा दे रहे हैं,
उसी स्पीशीज के मेल और फीमेल को सेल्फ ब्रीड करा दे रहे हैं, वो हो जा रहा है इनब्रीडिंग। बार बार ऐसा कराने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में लॉस होता है, फिटनेस भी कम हो जाती है और डिसीज की ससेप्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो इस आंसर का है इनब्रीडिंग, क्योंकि हम इनब्रीडिंग कभी भी नहीं कराते। लास्ट ऑप्शन है कंपोजिट फिश फार्मिंग। इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, इसमें फार्मिंग मल्टीपल फिश स्पीशीज की एक साथ करा रहे हैं, मतलब 2-3 स्पीशीज, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, स्पीशीज 4, इन सबको हमने एक ही टैंक में रख रखा है और साथ में हम इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल फार्म की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इफिशियंसी भी बढ़ेगी। तो ये तीनों काम हम करते हैं जब भी हम इंडियन मेजर कार्प्स को एक्वाकल्चर करते हैं, इनब्रीडिंग करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं और कंपोजिट फिश फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम कभी भी उनकी इनब्रीडिंग नहीं करते। तो दिस विल बी, इसका आंसर होगा इनब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। ओके, कोई बता सकता है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कहाँ पर फैली हुई थी या कहाँ से ये आई है, इसका मेंशन कहाँ पे है? ओके, साउथ अफ्रीका। सो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक प्रोटोजोन पैरासाइट से होती है और हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCDE, इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार स्लीपिंग सिकनेस डिसीज की साइकिल देख लेते हैं। देखिए, ये अफ्रीकन कंट्रीज से आई थी और जो ये जो इसका वेक्टर होती है वो होती है टेस्टिस फ्लाई। ओके, ये टेस्टिस फ्लाई जब इंसान को बाइट करती है तो मेटासाइक्लिक जो इसका हमारा जो कॉजल एजेंट है ट्राइपोमेस्टिगोटिस, उसको ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। ओके, जब ये ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाता है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मेटासाइक्लिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा बाइनरी फिजन से और हमारे सारे फ्लूइड्स में चला जाएगा, जैसे कि लिम्फ हो गया, स्पाइनल फ्लूइड हो गया, ब्लड में तो ये था ही था। और फिर यहाँ से जब फिर से कोई हमें टेस्टिस फ्लाई काटेगी तो वो हमारे ब्लड में से इस वाले ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेगी और जब ये इस टेस्टिस फ्लाई के अंदर जाता है तो वहाँ पर ये फिर से प्रोसाइक्लिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो, हमारे अंदर जब आया था तब ये मेटासाइक्लिक था, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर इसके बाद जब ये वापस इन लोगों के ब्लड में गया, ब्लड स्ट्रीम हमारी ब्लड स्ट्रीम से वापस टेस्टिस फ्लाई में गया तो ये फिर से प्रोसाइक्लिक स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पे ये टेस्टिस फ्लाई के मिड गट में मल्टीप्लाई होता है बाय बाइनरी फिजन और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एपीमेस्टिगोट्स में और ये एपीमेस्टिगोट्स फिर से मल्टीप्लाई होते हैं इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में और यही साइकिल ऐसे के ऐसे रिपीटिशन में चलती रहती है। तो अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन थे कि आ वेक्टर फॉर द डिसीज इज टेस्टिस फ्लाई, तो ये वाली बात तो सही है कि वेक्टर जो है यही है। सेकेंड है द वेक्टर फॉर द डिसीज इज ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, भाई ये तो नहीं है, वेक्टर तो टेस्टिस फ्लाई थी, बी वाला तो इनकरेक्ट है। सी है द पैरासाइट्स बॉडी इज कवर्ड बाय डेंस कोट ऑफ वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन यानी VSG। हाँ भाई, जो पैरासाइट की बॉडी होती है उसके ऊपर यानी जो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी होगा उसके ऊपर काफ़ी सारे वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं, ये वाली बात जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद डी आ गया, there are several thousands of VSG genes, only one of them expressing at a time, which helps the parasite in evading host immune response। तो हाँ भाई कि काफ़ी सारे VSGs प्रेजेंट हैं लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक VSG ही एक्सप्रेस होता है जिसकी वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कमिंग टू ई ऑप्शन, several thousand copies of VSG gene express concurrently paralyzing the host immune system। नहीं, हमेशा एक टाइम पर एक ही हमारी VSG अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, कंकरेंट एक्सप्रेशन नहीं होता है VSG का। तो ई ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमारे बी एंड ई ऑप्शन आर इनकरेक्ट। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो सही ऑप्शन का बनता है वो है A, देन C, देन D, दैट इज द सेकेंड वन, ACD। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको?
मैम ये VSG का जो एक्सप्रेशन है पॉइंट D एंड E वो एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, पॉइंट डी में वो बोल रहा है कि जो सरफेस के ऊपर ये जैसे मान लीजिए सरफेस है, इसके ऊपर काफ़ी सारे VSGs हैं, ठीक है। ये जैसे ही होस्ट के अंदर गए, यानी स्पेशली ह्यूमन के अंदर, तो इनमें से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेशन करने लगेगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ओके, ये बोल रहा है स्टेटमेंट डी कि एक एक्सप्रेस होगा। स्टेटमेंट ई बोल रहा है कि ये जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे एक साथ एक्सप्रेस कर दे देंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही VSG जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ओके, सारे के सारे उसके जो VSG जीन्स हैं वो अपने आप को कंकरेंटली एक्सप्रेस नहीं करने लग जाते हैं। ओके, समझ आया? यस मैम। तो मैम मतलब ऐसे चेंज नहीं होता है इनका एक्सप्रेशन लाइक? नहीं, एक्सप्रेशन चेंज हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी एक ही चेंज कर रहा है एक्सप्रेशन। सारे के सारे एक साथ एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। Next question is, which one of the following techniques is generally used to produce transgenic animals? इसके लिए ना एक छोटा सा वीडियो है, आप पहले उसको देखें फिर हम आगे बात करेंगे ना। सो स्क्रीन दिख रहा है सबको? The most common way of creating transgenic animals is through DNA ओके, आवाज आ रही है? microinjection. In this example, we will be inserting the human gene into a cow. The human gene is microinjected into the egg from the egg donor. This egg will be reinserted and developed in the host cow to become the transgenic cow. The transgenic cow will express the human gene in one form or another. In this case, in the milk. वीडियो प्ले नहीं हो रहा है? मैम PPT दिख रही है हमें। ओके ओके, एक सेकेंड, शायद मैं दोबारा से शेयर करना होगा, एक सेकेंड। अभी क्या दिख रहा है? यस मैम, अभी दिख रहा है। ओके, So what is a transgenic animal? A transgenic animal is one whose genome has been deliberately altered by the transfer of a gene or genes from another species or breed. The most common way of creating video का transgenic sound animals share is नहीं through DNA microinjection. In this example, we will एक बार आप ऐसे देख लीजिए, फिर मैं उसको खुद से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर नहीं आ रहा है साउंड तो। ओके, एक बार be सिर्फ inserting the human gene into a cow. The human gene is microinjected into the egg from the egg donor. This egg will be reinserted and developed in the host cow to become the transgenic cow. The transgenic cow will express the human gene in one form or another, in this case, in the milk. ओके, सो हमने यहाँ पर देखा कि वो बता रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो उन्होंने बताया था, इस माइक्रो इंजेक्शन, है ना। ट्रांसजीन को एग के अंदर माइक्रो इंजेक्ट किया जाता है। उसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल? कौन सी टेक्निक है जो जनरली ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है? पहला है, प्रोसेस्ड mRNA कंटेनिंग ओनली एक्सॉन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। नहीं भाई, हम कोई भी प्रोसेस्ड mRNA का यूज जो है वो नहीं करते हैं। सो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज, एंटायर फॉरेन न्यूक्लियस इज इंट्रोड्यूस्ड इन
इनन्यूक्लिएटेड अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग में हम पूरा का पूरा फॉरेन न्यूक्लियस भी इंजेस्ट नहीं करते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज desired DNA is micro injected into the fertilized egg followed by implantation of the embryo। हाँ, ये करते हैं कि जो पार्ट हमें चाहिए है, जिसका हमें एक्सप्रेशन करवाना है ट्रांसजेनिक एनिमल में, उसका डिजायर्ड डीएनए हम माइक्रो इंजेक्ट करा देते हैं इनटू फर्टिलाइज्ड एग। एग कैसा होना चाहिए? कंडीशन इज फर्टिलाइज्ड एग। और फिर उसका इम्प्लांटेशन करवा देते हैं एम्ब्रियो का ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो बेबी डेवलप होगा वो कैसा होगा? ट्रांसजेनिक होगा। जैसे कि यहाँ पे एक काउ का एग्जाम्पल है, जो जीन ऑफ चॉइस है उसको लिया, उसको उस काउ के फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इंजेक्ट करा दिया और इम्प्लांट करा दिया सैरोगेट मदर में, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट है cDNA ऑफ डिजायर्ड जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनिमल एम्ब्रियोज एंड इम्प्लांटेड। एम्ब्रियो में नहीं इम्प्लांट डालते हम, एम्ब्रियो इज फॉर्म हो गया एनिमल, उसके बाद हम उसमें डाल रहे हैं। हम हमेशा डालते हैं फर्टिलाइज्ड एग के जस्ट बाद वाली स्टेज में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमेशा जब भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने की बात आएगी तो वहाँ पर डीएनए को माइक्रो इंजेक्ट किया जाता है फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, उसके बाद इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है एम्ब्रियो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Arabidopsis thaliana seeds were placed on Murashid Skoog plates with or without a hormone। तो ये MS है, ये MS मीडियम है जिसमें हम Arabidopsis thaliana के सीड्स को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ में एक प्लेट में है Arabidopsis के सीड जिसमें डाला हुआ है एक हार्मोन, ठीक है, और एक तरफ है कि सिर्फ मीडियम है और सीड्स हैं। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हार्मोन आपने इसमें डाला हुआ है वो कौन सा हार्मोन है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया जिसमें हार्मोन डाला था उसमें जो जर्मिनेशन है वो डिले हो गया, और जिसमें हार्मोन नहीं डाला था उसमें जर्मिनेशन जो है वो जल्दी से हो गया। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन डाला होगा जिसने डिले कर दिया जर्मिनेशन को। हम यहाँ पर जो 4 हमारे ऑप्शन है देख लेते हैं कि ये प्लांट हार्मोन्स क्या काम करते हैं मेजरली। ओके, सबसे पहला आता है जेस्मोनिक एसिड। तो जेस्मोनिक एसिड क्या करता है? कोई बता सकता है जेस्मोनिक एसिड का क्या फंक्शन होता है? हेलो, हेलो, कोई है? क्लास अटेंड कर रहा है कोई? जेस्मोनिक एसिड का प्लांट में क्या फंक्शन होता है, क्या कोई बता सकता है? ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। जेस्मोनिक एसिड किसके लिए यूज होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस, है ना, अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस। ओके, सो जेस्मोनिक एसिड का तो यहाँ कोई काम आएगा नहीं, कोई स्ट्रेस की बात हो नहीं रही है क्योंकि मीडियम ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है ये प्लांट ग्रोथ को प्लांट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो कैलस बन जाना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए अगर साइटोकाइनिन थोड़ा भी डाल रहे हैं तो, और फिर बड की ग्रोथ भी कराता है और ऑर्गन की डेथ कराता है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन भी नहीं डाला हुआ है, वरना कैसी भी ग्रोथ देखने को तो मिलती, सेल डिवीजन तो होता, सीड जर्मिनेट होने के चांसेस होते। अब अगर ऑक्सिन डाला होता तो ऑक्सिन का काम होता है ये सेल इलोंगेशन कराता है, ब्रांचिंग कराता है, ऑर्गन बाइंडिंग कराता है, यानी इन ऑल ऑक्सिन भी ग्रोथ कराता है। लेकिन अगर ऑक्सिन डालते तो भी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, यानी ऑक्सिन भी नहीं होगा। अब हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो ये क्या कराता है? प्रमोट स्टोमेटल क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉट, यानी ड्रॉट के टाइम में ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देता है, और इसका सेकेंड मेन काम है कि ये सीड को डॉर्मेंट स्टेज में रखता है। ओके, सीड को ये जल्दी से जर्मिनेट नहीं होने दे सकता है। तो अगर हमारे वो वाले मीडियम के सीड्स जर्मिनेशन करने में डिले कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनमें कौन सा हार्मोन डाला गया होगा? एब्सिसिक एसिड डाला गया होगा, इसीलिए ये डॉर्मेंसी की स्टेज में चले गए, लेट में जर्मिनेट करें। और जबकि जो ऐसे वाले सीड्स थे जिनको नॉर्मल मीडियम की प्लेट में डाला गया वो जल्दी की जल्दी जर्मिनेट हो गए। बाकी हम जिब्रेलिन्स का एक्शन भी देख लेते हैं। ये स्टेम इलोंगेशन कराता है और सीड को डॉर्मेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है। ओके, और ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं
ये सेक्स हार्मोन्स के सिमिलर होते हैं, तो ये भी क्या कराते हैं, सेल एलॉन्गेशन और डिवीजन कराते हैं। और इथाइलिन है, ये बेसिकली जो मेन इसका काम है वो फ्रूट राइपनिंग का है, तो ये फ्रूट राइपनिंग कराता है। मतलब हम देख रहे हैं कि इनिबिशन सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, मतलब एक ही हार्मोन कर रहा है, वो है एब्सिसिक एसिड। तो इस वाले में ज़रूर प्लेट में जो हार्मोन रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, एब्सिसिक एसिड रहा होगा, इसीलिए वहाँ पर जर्मिनेशन जो है वो डिले हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecular marker types uses combination of both restriction enzyme and PCR techniques? वो बोल रहे हैं इन सब में से, चारों में से, SSR मतलब sample sequence repeat, AFLP यानी amplified fragment length polymorphism, SNP यानी single nucleotide polymorphism और RAPD यानी single nucleotide random amplified polymorphic DNA, इनमें से दोनों काम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी यूज होना चाहिए और पीसीआर टेक्निक का भी यूज होना चाहिए। जब हम एसएसआर की बात करते हैं तो एसएसआर में सिर्फ पीसीआर को यूज करते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब बार बार उसका सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए। अगर हम आरएपीडी की बात करते हैं तो यहाँ पर पीसीआर और प्राइमर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और जब हम एसएनपी टेक्निक की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि पीसीआर होता है, देन इसकी सीक्वेंसिंग भी की जाती है क्योंकि हमें बाइंड करना रहता है स्पेसिफिक एरियाज को। लेकिन जब हम एएफएलपी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन कराया जाता है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होता है। आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कराया जाता है, डाइजेशन कराया जाता है। और उसके बाद में लाइगेशन कराया जाता है रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स का, और फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है, यानी पीसीआर चलाया जाता है। तो अगर दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो वो किस में यूज़ हो रही हैं, एएफएलपी में यूज़ हो रही हैं, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे पहले फ्रैगमेंट करने के लिए हम उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो इस वाले ये जो डायग्राम है ये एएफएलपी का ही है। पहले रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करवाया जा रहा है, फिर इसके बाद इसमें अडेप्टर्स लगाए गए दोनों साइड, और फिर इसका पीसीआर कराया गया एम्पलीफिकेशन के लिए। तो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज़ करना था और पीसीआर टेक्निक भी यूज़ करनी थी, और वो किस में यूज़ हो रहे हैं, एएफएलपी में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बन गया उससे ऑर्गन्स बनना और फर्दर पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होना, और एनिमल है तो एनिमल का डेवलपमेंट होना। लेकिन यहाँ पे जो हम एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, और ये हम बात कर रहे हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की, यानी ऐसे सेल्स से एम्ब्रियोजेनेसिस करा रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते। जो नॉर्मल सेल है वहाँ से हम एम्ब्रियोजेनेसिस करा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन माइक्रो प्रोपोगेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर द फॉलोइंग स्टेप्स आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकल फॉर अचीविंग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। पहला है रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन द मीडियम बाय हाफ, कि वो बोल रहे हैं कि रिड्यूस कर दें अगर सुक्रोज का कंसंट्रेशन मीडियम में आधे से। दूसरा बोल रहे हैं एडिशन ऑफ हार्मोन 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड टू इंड्यूस सोमैटिक एम्ब्रियो। ये जो यहाँ पे हार्मोन का नाम दिया है ना इतना बड़ा सा, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये कौन सा हार्मोन है, सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऑक्सिन डाल दिया हमने ताकि सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है वो इंड्यूस हो जाए। सी में वो कह रहे हैं कि अगर हम अगार का कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दें तो, और डी बोल रहे हैं कि हम माल्टोज यूज कर लें सुक्रोज की जगह पे एज अ कार्बन सोर्स। तो जब हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कराते हैं, एक बार हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि हमने उसको कल्चर मीडिया में डाला और इसमें हॉर्मोन्स भी डाले, वहाँ पे एम्ब्रियोजेनिक कैलस का फॉर्मेशन हुआ। ये कैलस जो है इसमें कुछ तो जो है सेल क्लम्प्स मल्टीप्लिकेशन से बन जाएंगे और कुछ डायरेक्टली बन जाएंगे इंड्यूस सेल से।
फिर प्लांट है तो इनमें 3 मेन स्टेजेस आती है पैलेस में। पहले आती है ग्लोबुलर स्टेज, फिर आती है हर्ट स्टेज, फिर आती है टॉर्पीडो स्टेज। फिर इनको दोबारा से कल्चर में देखा जाए तो ये कल्चर्ड एम्ब्रियोज हैं और फिर धीरे धीरे ये जर्मिनेट करके क्या बन गए हैं, रीजनरेटेड प्लांटलेट्स बन गए हैं। जबकि जो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है कि पहले एक्सपेंशन होता है, कोटिलिडन बनते हैं, हार्ट स्टेज के बाद में कोटिलिडन बनते हैं। कोटिलिडन बनने के बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, फिर मैचुरेशन होता है, फिर डेसिकेशन होता है और कभी कभी हो सकता है वो डॉर्मेंसी में भी चले जाए। डेसिकेशन के बाद जनरली जर्मिनेशन एंड ग्रोथ है। लेकिन जब हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, लैब में लार्ज लेवल पे करते हैं, तो ये वाले सारे स्टेप्स कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास 3 स्टेजेस आते हैं, ग्लोबुलर, हार्ट टॉर्पीडो और प्लांटलेट, और पूरा का पूरा प्लांट का रीजनरेशन हो जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने चारों ऑप्शन दिए थे, इन ऑप्शन में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो देखिए, अगर हम सुक्रोज का कंसंट्रेशन मीडियम में हाफ कर देंगे, इस बात का सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सुक्रोज कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुक्रोज जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है कार्बन का, लेकिन जनरली जब हम एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं तो सुक्रोज को यूज नहीं करते, हम हमेशा माल्टोज को यूज करते हैं कार्बन सोर्स की तरह। तो सुक्रोज जब यूज ही नहीं हो रहा तो कंसंट्रेशन डिफर करने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो A1 इज नॉट करेक्ट। सेकेंड है एडिशन ऑफ हार्मोन। हाँ भाई, हार्मोन तो हमें डालना पड़ेगा तभी हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, तो सेकेंड B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रिड्यूस अगार कंसंट्रेशन टू 0 पॉइंट। अगर अगार का कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे तो फिर वो सॉलिडिफाई मीडियम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये C ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। D जो है, यूज माल्टोज इन प्लेस ऑफ सुक्रोज एज अ कार्बन सोर्स, दिस वन इज करेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है B and D, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो इज इंक्रीज्ड इन द कल्चर मीडियम ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस फ्रॉम टोबैको पिथ कैलस। यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लांट का नेम दे दिया है, पर जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन मेन डिमांड कर रहा है वो ये बोल रहा है ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो को जब हम बढ़ाएंगे, यानी ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, साइटोकाइनिन का उतना ही रखेंगे, तो कल्चर मीडियम में क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। जब भी हम ऑक्सिन का कंसंट्रेशन जो है वो हाई की तरफ लेके जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। और जब साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई की तरफ लेके जाएंगे तो शूट का फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। हमारे वाले में ये भी एक डायग्राम है, ये भी सिमिलर चीज शो करता है कि हम जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे ना ही ऑक्सिन है ना ही साइटोकाइनिन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ओके, इस वाले में टेस्ट ट्यूब में इंटरमीडिएट ऑक्सिन है, इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन है, तो यहाँ पर सिर्फ कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, ना शूट बन रहा है ना रूट बन रहा है। जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई कर दिया तो क्या हो गया, रूट का ग्रोथ हो गया। जब साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई कर दिया ऑक्सिन छोड़ के तो शूट का ग्रोथ हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया है। जब भी हम ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो को इंक्रीज करेंगे, यानी ऑक्सिन को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट विल फॉर्म। दिस इज द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिलिंग इज अ रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच यूज्ड इन फंक्शनल जीनोमिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टिलिंग। अब टिलिंग क्या होता है, ये है ना नया कुछ सिस्टम है, इसको रिवर्स जेनेटिक्स भी कहते हैं। पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखो, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है, हम फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता लगाते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, फिनोटाइप से जीनोटाइप का पता लगाते हैं। लेकिन रिवर्स जेनेटिक टेक्निक में हम क्या करेंगे, जीनोटाइप को देख के फिर उससे उसका फिनोटाइप का पता लगाएंगे। यहाँ पर ये बायोलॉजिकल सिलेक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि फिनोटाइप देख रहे हैं फिर जीन का पता लगा रहे हैं। यहाँ पे हम जीन्स को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के होंगे, जिनमें हम चेंज करेंगे, और फिर उनके चेंज करने की वजह से हम देखेंगे कि फिनोटाइप में क्या चेंज आ रहा है। मान लीजिए एक प्लांट जो है वो लॉन्ग है, हमें देखना है
कि इसमें कौन सा जीन चेंज करने की वजह से, जैसे हमने इसका एक कोई टी वाला जीन जो है वो चेंज कर दिया, उसकी जगह स्मॉल टी डाल दिया, अब हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि अब वो डाफ हो गया। तो ठीक है, तो हमें जीनोटाइप पता था, हमने उसका कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, हमने कैपिटल टी को चेंज कर दिया, अब स्मॉल टी कर दिया, तो हमें इसका फिनोटाइप बदल दिया, हमें पता लग गया कि स्मॉल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाफ। ओके, नेक्स्ट इज जनरेट म्यूटेंट पॉपुलेशन। भाई फिनोटाइप से जीनोटाइप बनता है तो कभी कभी ऑटोमेटिक म्यूटेशंस आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी म्यूटेंट पॉपुलेशन बनेंगी क्योंकि हम जानबूझ के म्यूटेशन डाल रहे हैं सिलेक्टेड जीन में ताकि फिनोटाइप वेरी कर जाए। यहाँ पे स्क्रीन फॉर म्यूटेंट विद अ डिजायर्ड फिनोटाइप, इसमें हमें काफ़ी सारे म्यूटेंट्स मिलते हैं लेकिन हमारा डिजायर्ड म्यूटेंट मिल जाए ये थोड़ा सा टफ होता है। इसमें हम अपना डिजायर्ड म्यूटेंट को डेवलप कर लेते हैं पहले से जीनोटाइप बना के। ओके, अब टिलिंग का जो फुल फॉर्म है दैट इज टारगेटिंग इंड्यूस लोकल लेसन्स इन जीनोम, यानी हम टारगेटिंग करके म्यूटेशन कर रहे हैं किसके अंदर, जीनोम के अंदर, और ताकि हमें वहाँ पर जो आउटपुट मिले वो हमारे पसंद का आउटपुट मिले, फिनोटिपिक आउटपुट। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक सीड का, इस सीड की M1 पॉपुलेशन और M2 पॉपुलेशन, M1 से M2 पॉपुलेशन आई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, म्यूटेजनाइज टिलिंग कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने किसी जीन को ऑल्टर कर दिया है और इसका DNA आइसोलेशन किया और पूलिंग की। एक पॉपुलेशन इसी प्लांट की हमने ले ली नेचुरल, ओके, इसकी इको टिलिंग करी, मतलब जैसा का जैसा है उसमें वैसे ही DNA आइसोलेशन किया और दोनों की रनिंग करवाई डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डाई 1 में इमेज ये देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है, यानी ये अपने नेचुरल वाले से म्यूटेंट बन गया, तो दैट इज टिलिंग। ये एक रिवर्स जेनेटिक का अप्रोच है। तो हम अगर पढ़ें तो tDNA टैगिंग बाय एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो भाई ये नहीं होता है। टिलिंग एक अलग चीज़ है जिसमें हम फिनोटाइप जो है जीनोटाइप को यूज करके फिनोटाइप बना रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजोन टैगिंग यूजिंग ACDC's एलिमेंट, ये वाला भी पॉइंट गलत है। ये ट्रांसपोजोन टैगिंग होती है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को यूज करके म्यूटेशन कराती है, जो ट्रांसपोजोन टैगिंग है। जो tDNA टैगिंग है ये इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस कराती है। tDNA जो एग्रोबैक्टीरियम में होते हैं, इसमें म्यूटाजेनेसिस कैसे तरीके की होती है, इंसर्शनल, ठीक है, म्यूटाजेनेसिस। ओके, ट्रांसपोजन टैगिंग जो म्यूटेशन कराता है वो कैसा कराता है, जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को यूज करके कराता है। म्यूटाजेनेसिस विद इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, हाँ, जो इथाइल मिथाइल सल्फोनेट से म्यूटेशन होगा उसको हम टिलिंग में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इथाइल मिथाइल सल्फोनेट वाले को, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन कराता है हमेशा। कैसे म्यूटेशन कराता है, पॉइंट म्यूटेशन कराता है, इसीलिए हम इसको टिलिंग में यूज करते हैं कि जहां हमें डिजायर्ड चेंज चाहिए हो जीनोटाइप में, हम ये वही म्यूटेशन करें। ओके, ताकि हमें फिनोटिपिक चेंजेस जो हैं वो विजिबल हो। क्या विजिबल हो, फिनोटिपिक चेंजेस विजिबल हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आया प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेशन। इसमें जो DNA है प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल में DNA इंट्रोड्यूस करवाता है इस प्रोसेस से, लेकिन ये टिलिंग के लिए यूज नहीं होता है। हमारा जो यूज होने वाला मेथड है वो है थर्ड वाला, जिसमें हम म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं केमिकल के थ्रू, वो पॉइंट म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं और उस केमिकल का नाम है इथाइल मीथेन सल्फोनेट। ओके, ये आंसर हमारा होगा थर्ड वाला। पहला वाला tDNA टैगिंग कैसा म्यूटेशन कराता है, वो कराता है इंसर्शनल म्यूटेशन। ट्रांसपोजोन कैसा कराता है हमारा, ये कराता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से म्यूटेशन। प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा का पूरा DNA इंजेक्ट करा देता है प्लांट में, लेकिन ये प्रोसेस टिलिंग में यूज नहीं होता। जो यूज होता है वो होता है म्यूटेशन थ्रू इथाइल मीथेन सल्फोनेट, क्योंकि ये पॉइंट म्यूटेशन कराता है ताकि हमें डायरेक्टली फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिले, हमारे डिजायर्ड वाले जो हम चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स के ऊपर, और यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ वैक्सीन्स दी हुई है कॉलम A में, डिजीज दी हुई है B में, और कंडीशन दी गई है C। सबसे पहले लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन समझ लेते हैं। ऐसी वैक्सीन जिसमें कि जो हमारा
कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो लाइव डाला जाए, उसकी पावर थोड़ी सी कम कर दी जाए लेकिन वो लाइव हो, ऐसी वैक्सीन जनरली बच्चों को दी जाती है ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं किस किस डिसीज के लिए होती है। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, मीजल्स होती है, रोटा वायरस और येलो फीवर। तो हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है वो है मीजल्स, यानी ए का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड, और ये जो करवाती है ना जिस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसी वैक्सीन बार बार देने की ज़रूरत नहीं होती, इनको कुछ ही डोज स्टार्टिंग में दी जाती है और इनसे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। इसीलिए ये वैक्सीन ज़्यादातर चिल्ड्रंस में एडमिनिस्टर करी जाती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में। हमने सुना है ना उनको मीजल्स का वैक्सीन लगता है। इसके बाद आता है इनएक्टिवेटेड और किल्ड। ये वाला वैक्सीन में डाला तो जाता है हमारा क्या बोलते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन वो या तो इनएक्टिवेट हो जाता है या वो मरा हुआ होता है। इस तरीके की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वाली होल सेल पर्ट्यूसिस डिसीज में होती हैं या पोलियो वायरसेस में भी होती हैं, ठीक है। और हमारी ये जो है किस में होती हैं, रेबीज़ के केस में भी होती हैं, ओके। रेबीज़ के केस में भी हम इनएक्टिवेटेड या किल्ड ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो इसका हो जाएगा रेबीज। लेकिन ऐसी वैक्सीन जो हैं ये कैसा रिस्पॉन्स शो करती हैं, स्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमने किल्ड ऑर्गेनिज्म लिया था तो ऐसी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हमारा फर्स्ट का जो कॉम्बिनेशन बना वो ए, सेकेंड वाला मीजल्स और एक्स। जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन बना वो बना बी, फर्स्ट वाला रेबीज और बन गया हमारा वाई। तो हमारा जो थर्ड कॉम्बिनेशन बनेगा वो है इनएक्टिवेट एक्सोटॉक्सिन वैक्सीन, जो कि डिप्थीरिया के लिए होती है। इनको टॉक्सॉइड वैक्सीन भी कहा जाता है और ये टिटनस के लिए और डिप्थीरिया के लिए दी जाती हैं, ओके। यहाँ पे क्या होता है कि फिर भी ये बार बार जैसे टिटनस की चोट लगती है, जैसे यहाँ हमको रस्टेड आयरन से चोट लगती है, तो हमें ये वाला अगर हमने वैक्सीन नहीं लिया है तो इसको 6 मंथ्स में रिपीट कराना पड़ता है ना। तो ऐसी वैक्सीन में बहुत लो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं और लॉन्ग टर्म नहीं चलती, इनको बार बार एडमिनिस्टर कराने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही चोट लगे जंग लगे हुए लोहे से तो जल्दी से जाके टिटनेस की वैक्सीन लगा लो। अगर 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में लगवाई हुई है तो लगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे पहले लगवाई थी या नहीं लगवाई है रिसेंट में तो जल्दी से जाके लगवानी चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये कैसी है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है या इनमें इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन पड़ा है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इम्यूनिटी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलती। इसीलिए ये वाली वैक्सीन जो है इनको रिपीटेडली एडमिनिस्टर करते हैं। तो हमारा सी का हो गया हमारा टिटनेस और डिप्थीरिया यानी थर्ड, और इधर हो गया जेड। सो आर ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है इट विल बी सेकेंड ऑप्शन, ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ जीन पिरामिडिंग इन प्लांट्स। सबसे पहले जो वर्ड है जीन पिरामिडिंग, इसका मीनिंग क्या है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक प्लांट के पेरेंट्स हैं जो फाउंडिंग पेरेंट्स हैं, ओके, उनसे हमें अलग अलग तरीके की मिले ऑर्गेनिजम्स। एक P1 टाइप का मिला, एक P2 टाइप का मिला, जो कॉम्बिनेशन मिले वो अलग अलग मिले फाउंडिंग पेरेंट्स से। एक मिला P2, P1, P2, P3, P4, P5, P6। ये हमारी जनरेशन 0 हमने इसको रखा। फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन बनाई, उसमें हमने ये इनका आपस में क्रॉस करा दिया, सेल्फिंग करा दी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें 1 और 2 के कैरेक्टर्स एक साथ आ गए, इधर 3 और 4 के कैरेक्टर्स एक साथ आ गए, इधर 5 और 6 के कैरेक्टर्स एक साथ आ गए। फिर नेक्स्ट जनरेशन में आए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कैरेक्टर एक साथ आ गए, उसको इसके साथ क्रॉस कराया, तो हमारे पास एक ही प्लांट में अपने फाउंडिंग पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर्स आ गए, ओके। इसको कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जीन पिरामिडिंग स्कीम। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जीन पिरामिडिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये प्लांट ब्रीडिंग की एक टेक्निक है जिसमें
हम सिलेक्ट कर रहे हैं साथ ही साथ और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साथ ही साथ बहुत सारे जीन्स, और ये बहुत सारे जीन्स जो हैं प्लांट को ड्यूरेबल बनाएंगे पेस्ट के अगेंस्ट। ये हमारे प्लांट में ट्रेड परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेंगे। और ये ट्रेड परफॉर्मेंस इन्हेंस कैसे हो रही है, जब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या हो जा रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं। ओके, तो ये होता है जीन पिरामिडिंग। इसके बाद अब क्वेश्चन पर आए तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू अ स्पेसिफिक पेस्ट इन डिफरेंट जीनोटाइप्स। हमारा जो ये आगे वाली बात है वो तो सही है कि अलग अलग जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पेस्ट के रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन हम डिफरेंट जीनोटाइप में इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, हम एक जीनोटाइप में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जितने भी डिफरेंट जीनोटाइप वाले ऑप्शन होंगे ना वो सब खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन यहीं खत्म हो गया, हमारा सिर्फ बचा थर्ड ऑप्शन, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू अ सिंगल पेस्ट इन अ सिंगल जीनोटाइप। एक ही जीन, मतलब अगर स्पेसिफिक पेस्ट है या सिंगल पेस्ट है, उसके रेजिस्टेंस के जीन हम एक ही सिंगल जीनोटाइप में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज नोन एज जीन पिरामिडिंग। ये पेस्ट के अगेंस्ट में भी हो सकता है, कुछ अच्छी प्लांट की क्वालिटीज के लिए भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेस्ट के लिए ही होता है, अच्छी प्लांट की क्वालिटीज के लिए भी हो सकता है, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इनहैंस हो जाए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या है, एनहांसिंग ट्रेड परफॉर्मेंस बाय कंबाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, रेमेडिंग डिफेक्ट्स बाय इंट्रोग्रेसिंग जीन्स और फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इंक्रीजिंग ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट पेस्ट। तो इसके तीन हैं, पहला वाला कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बनाता है, ट्रेड परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। दूसरा है कि कुछ अगर डिफेक्ट्स रह गए तो उनके लिए रेमेडी है कि सारे जीन्स एक ही प्लांट में आ जाएंगे तो कोई डेफिसिट रह नहीं जाएगा। थर्ड वाला है कि ये पेस्ट के अगेंस्ट भी हमारी प्लांट को ड्यूरेबल बनाता है। ओके, सो आज के सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फॉर सक्सेस यू कैन जॉइन iFly बिकॉज इट इज़ अ सक्सेस कैटलिस्ट। हम काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें नेट, IIT JEM, गेट, CUT PG ये सब कवर्ड है। आप अपनी सक्सेस को कैटलाइज करिए विद iFly। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, और आप हमसे जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड everywhere we are available। किसी को कोई डाउट है? कोई है सेशन में या सब चले गए? कोई डाउट? ओके, थैंक यू एवरीवन, आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग। Thank you. Thank you.